अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। कैसे आप सब लोग? भाई जो पाकिस्तान से देख रहे हैं उनसे तो स्पेशल खैर खैरियत पूछनी पड़ेगी, क्योंकि जो गर्मी का वहाँ पर चल रहा है ना सिस्टम, मैंने सुना बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे मुझे ये भी लग रहा है कि सूरज का पारा आजकल थोड़ा सा ज़्यादा हाई है, क्योंकि हर तरफ ही टेम्परेचर ज़्यादा है। क्योंकि इस बार स्वीडन में भी ना मई का महीना मामूल से ज़्यादा गर्म था। खैर यहाँ पर हमारी चल रही हैं साफ़ सुथराइयाँ और पूरे जोशो खरोश से, क्योंकि दीवारें सफ़ेद होती हैं ना तो उन पर भी दाग हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि वो दाग आते कहाँ से हैं, बट ज़ाहिर है साफ़ तो करनी है ना, तो फिर बस जैसे ही टाइम मिलता है थोड़े थोड़े से हिस्सों से ना क्लीनिंग वगैरह करती रहती हूँ। कभी कभी किसी काम के करने की हमें इतनी एनर्जी आ जाती है ना, और इतने हम मोटिवेट हुए होते हैं कि हम रुकते ही नहीं हैं। तो 1-2 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह की और इवन वॉल्स वगैरह ख्याल आ गया कि इस ड्रॉर की भी जगह चेंज करनी। ये पहले दूसरे तरीके से पड़ा था और फिर मैंने इसे ऐसे कर दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मिरर दरमियान में नहीं रहा। चलें उसको तो दरमियान में करवा लेंगे। इसी तरह से मैंने डाइनिंग की भी जगह चेंज कर दी, ऊपर से लाइट को भी घुमा दिया। अच्छा, इस लाइट की भी ना बड़ी मौज है, बड़ी ईजीली रोटेट हो जाती है। पहले लाइट ना फ्रिज की तरफ और एक ये दीवार की तरफ, मतलब इस तरह से थी, और अब आज मैंने इस तरह से कर दी। ऐसे अच्छा लग रहा था। और वैसे भी ना मेरे हस्बैंड के मुताबिक मेरी रूह को बिल्कुल सुकून नहीं है, इसलिए मैं इस तरह की हरकतें करती रहती हूँ। मैं सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को जो लोग मीट शॉप्स पे काम करते हैं या स्लाटर हाउसेस में काम करते हैं, क्योंकि मुझे मीट के साथ काम करना और इस तरह से बहुत ही मुश्किल लगता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह का बंदा कोई और फरिश्ता ही उतर आता और वो कर देता। पाकिस्तान में तो हमारे एक कल्चर है ना कि माँ बेटियाँ और मिलके किचन में काम करती हैं, और ये जैसे गोश्त वगैरह साफ़ करना, तो जैसे मेरी अम्मी के साथ तो हमेशा कोई ना कोई होता था, और जब कोई ना होता और मजबूरी की सूरत में सिर्फ एक मैं ही होती तो भी मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाती थी। और ये चीज़ सबको पता थी, इसलिए कोई मुझे कहता भी नहीं था। लेकिन भाई दुनिया मकफ़ात है अमल, आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। अब मुझे लगता है मुझसे अगले पिछले सारे बदले अल्लाह ताला ना वापस ले रहे हैं, क्योंकि बंदा सिर्फ ना माँ बाप के घर ही अपनी ये जो तोप होती है वो चला सकता है, बाकी कहीं भी नहीं चलती। बस यहाँ पर विंग्स वगैरह भी आए हुए थे, तो इसकी मैंने 2-3 किस्म की मैरिनेशंस तैयार की थी। एक सोया सॉस से मैरिनेट किया था, एक पोर्शन को मैंने चिकन टिक्का के मसाला के साथ मैरिनेट किया था, और एक को सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर के साथ। तो जिस दिन फ्रेश आता है मैं उसी दिन ही मैरिनेट करके फ्रीज कर देती हूँ, तो फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। और वैसे आपको मेरी बेजारगी ना वीडियो में भी अच्छी तरह से नज़र आ रही होगी कि मैं बिल्कुल ही फेडअप हो के और ढीले हाथों से काम कर रही थी। इवन मुझे ग्लव्स भी पहनने याद नहीं रहे, क्योंकि मुझे गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो बड़ा इरिटेट करती है। अच्छा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुर्बानी के दिनों में जो पाकिस्तान में हर तरफ एक वो स्मेल सी फैल जाती थी ना, वो मुझे लगता था कि बस मेरे अंदर जैसे समा गई है। और बच्चों को तो वैसे भी बड़ी ईद अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उनकी जो प्यारे प्यारे जानवर हैं वो कुर्बान हो रहे होते हैं, और ऊपर से वो जो हर घर में बस गोश्त ही गोश्त बन रहा है, मतलब कहीं से बंदा सालन एक्सचेंज भी नहीं कर सकता। हमारे देहातों में ना ये बड़ा एक ट्रेंड है, क्योंकि स्पेशली देहातों में सब रिश्तेदार एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। जैसे मेरी फैमिली है वो सब लोग एक ही जगह पे हैं, साथ साथ हैं, तो होता है कि अच्छा हमें घर का नहीं खाना बच्चों को पसंद, तो चलें आप जाएं फलां फूफो के घर से या आंटी के घर से चेंज करवा लाएं। और मज़े की बात है सबको सबका मेन्यू पता होता है कि आज फलां के घर में क्या बना है। बस गाँव को याद करके ना तो दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जो वहाँ पे ट्रेंड्स हैं, जो कल्चर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। क्योंकि उन सारे ट्रेंड्स और कल्चर्स में ना इंसानियत बहुत ज़्यादा होती है। सब एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करते हैं, शामिल होते हैं। अच्छा, प्लीज़ आप लोगों ने ना मुझे ये ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रही हूँ आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ, तो सारा रीज़न आप लोगों को समझ आ जाएगा। ये कलर तो खैर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सी ब्लू हो गया, सी ग्रीन कलर हो गए, ये इस तरह के कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके नीचे जो शीन से मैंने एक चप्पल मंगवाई थी कुछ अर्सा पहले, तो वो भी वैसे पड़ी थी, उसके नीचे ये मैंने ट्राई की, अच्छी लग रही थी हील। अभी आपको सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ। एक्चुअली आज से 2-2.5 साल पहले मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से ये वाला फ्रॉक ऑर्डर किया था। यस, ये एक बेसिकली एक फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक। बट जैसे मेरी आदत है कि मैं एक नए ड्रेस के साथ नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसे रख देती हूँ कहीं कोने में, फिर वो मुझे नज़र नहीं आता है। तो इस फ्रॉक के साथ भी ऐसे ही हुआ। तो आज जब मैंने इस फ्रॉक को पहना ना, तो मैं नोटिस कर रही थी और सोच रही थी कि या तो मेरी हाइट कम हो गई है या ये फ्रॉक लंबा हो गया। अब दोनों में से क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सडन मेरे माइंड में आया कि हो सकता है इस फ्रॉक की लेंथ हो ही इतनी बट मुझे याद ना हो। तो फिर अचानक से एक टिकटॉक वाला आइडिया मेरे माइंड में आया और मैंने इसको साड़ी की तरह से ट्राई किया, क्योंकि जो टिकटॉक पे मैंने वीडियो देखी थी ना, वो भी लॉन्ग फ्रॉक से ही उन्होंने साड़ी बनाई थी और वो बहुत अच्छी लग रही थी। ये स्टाइल मुझे भी काफ़ी अच्छा तो लग रहा था, बट मुझे सही मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या ये वाला स्टाइल इस पे कैरी किया जा सकता है या नहीं।
अच्छा, अभी मैं बनाने लगी हूँ बटर गार्लिक चिकन। वैसे ये बोनलेस से बनता है बट मेरे बच्चे ज़्यादा बोनलेस खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं विंग्स से बना रही हूँ। विंग्स को मैंने पहले 60% तक बॉईल कर लिया था ताकि हमें चिकन का स्टॉक भी मिल जाए और ये भी थोड़े से गल जाएं। बस फिर विंग्स को अलहदा करके बाउल में रख लिया ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। ठंडे होने पर इसके ऊपर मैंने नमक, थोड़े से ब्लैक पेपर और 2 टीस्पून मैदे का इसके ऊपर छिड़काव कर दिया ताकि इसकी हल्की सी कोटिंग हो जाए। बस फिर इसको 10 to 15 मिनट्स रेस्ट देने के बाद शैलो ब्राउन करना है। उसके लिए आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, मक्खन का, देसी घी का। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो बस हल्का सा देसी घी डालेंगे और उसके अंदर इसको 1 by 1 ऐड करेंगे। इसके लिए फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है, लो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक तो ऑलरेडी कुक्ड है, सेकंड ये कि अभी इन्होंने स्टॉक में भी कुक होना है, तो इसलिए इसको पकाने की या गलाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और स्टार्टिंग में जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की गर्मी से रिलेटेड, तो उससे मुझे एक बात याद आ गई। मैं सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि जब कोविड का टाइम आया था ना, तो उस वक्त मैं 3-3.5 साल पाकिस्तान नहीं जा सकी थी और मैं बहुत ज़्यादा तरसी हुई थी। तो इसलिए मैंने प्लान किया था 22 में कि मैं समर में जाऊंगी और मैं 2 से 3 महीने रहूंगी। मुझे आसपास के लोगों ने बड़ा समझाया, वहाँ पे गर्मी होगी, तुम्हारा टूर अच्छा नहीं गुजरेगा। पर उस वक्त मुझ पे ना गर्मी लेने का भूत सवार हो चुका था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अरसे से ठंडे मुल्क में रह रही हूँ, अभी मुझे बहुत सा गर्मी की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है। तो बस फिर जून 22 में हम लोग पाकिस्तान चले गए। अभी स्कूल से छुट्टियां हुई नहीं और मैं बच्चों को लेके चली गई। मैं इतनी उतावली हुई थी क्योंकि एक तो कोविड का टाइम चल रहा था, सारी दुनिया स्टक होके रह गई थी। सेकंड ये कि मैं कुछ हादसात में से भी गुजरी थी। तो बस उस सब में मुझे अपने अम्मी अब्बू की बहुत सख्त ज़रूरत थी जिनसे मैं मिल ही नहीं पा रही थी। तो बस उस वक्त अम्मी अब्बू से मिलने के लिए मुझे मतलब गर्मी क्या, आग के दरिया भी कोई कहता ना, तो मैं पार कर जाती। तो खैर जैसे तैसे हम लोग बड़े प्यार से पाकिस्तान तक पहुँच गए। लेकिन पाकिस्तान जाते साथ दूसरे दिन से जो हमारा हशर हुआ तीनों का, हम लोग सब बीमार और बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए थे। तीनों से मुराद के मेरे दोनों बच्चे और मैं, हम 3 ही गए थे, मेरे हस्बैंड बाद में आए थे फिर। अच्छा, अजीब बात भी ये थी कि दोनों बच्चे फिर भी बर्दाश्त कर पा रहे थे, मतलब वो थोड़ा सा ठीक हो गए थे, लेकिन मेरी तो बुरे हालात थे। मुझे लग रहा था कि जैसे मैंने अब बच के कोई नहीं जाना पाकिस्तान से। और जैसे ही मैं एसी से बाहर निकलती थी ना, तो लिटरली फील होता था कि जैसे स्किन बर्न हो गई है। मुझे बहुत हैरानगी हुई थी क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी पहले पाकिस्तान में ही रही हूँ, तो अब वहाँ की गर्मी क्यों नहीं बर्दाश्त होती। खैर, अब पोल्यूशन की वजह से और ओजोन की वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन गया है एनवायरनमेंट में, और अब तो पाकिस्तान गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इवन पूरी दुनिया का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, हमारे ना स्वीडिश टीचर्स भी बताते हैं कि पहले मालमो का टेम्परेचर -40-50 तक आराम से चला जाता था विंटर्स में, और अब तो -10-12 यहीं तक ही मैक्सिमम जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। और ये रेसिपी को तो मैं भूल ही गई, सॉरी। अच्छा, हमने जब चिकन को फ्राई कर लिया था ना, तो उसको साइड पे कर लिया उसी पैन में दोबारा। अच्छा, बर्तन ज़्यादा ज़ाया नहीं करना, अपना काम नहीं बढ़ाना होता। उसी पैन में हमने थोड़ा सा डाला है बटर, उसके अंदर डालना है ज़्यादा सारा गार्लिक को मक्खन में खूब सारा फ्राई करना है और ऊपर से आपने डाल देना है 1 टेबलस्पून मैदे का। इसको भी थोड़ी देर भून ले ताकि मैदा अच्छा सा भुन जाए मक्खन में, और फिर हम डालेंगे इसमें चिकन का स्टॉक। और ये सारा प्रोसेस मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। इस सारे स्टॉक को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है क्योंकि जो हमने पहले मैदा वगैरह इसमें ऐड किया हुआ है ना, कहीं वो पेंदे के साथ ना लग जाए। तो बस इसमें बॉयल आने तक ऐसे ही चम्मच हिलाते रहें। जब मैं चिकन को बॉयल कर रही थी, स्टॉक बना रही थी, तो उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, इवन नमक तक नहीं डाला। नमक और काली मिर्च मैंने एक बार तब शामिल किए थे जब मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, और सेकंड टाइम अब नमक और काली मिर्च शामिल करूँगी। वैसे एक बात है कि ये वाली रेसिपी बोनलेस से ज़्यादा विंग्स के साथ बहुत अच्छी लगती है, और विंग्स तो खैर वैसे ही आपको पता है बच्चों के फेवरेट होते हैं। बस उस सारे स्टॉक में हमने चिकन भी ऐड कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे रखना और इसको थिक होने तक पकाएंगे। अच्छा, और इस स्टेज पे मैंने चिकन को कवर कर दिया था क्योंकि मैंने चिकन को सिर्फ 60% तक बॉईल किया हुआ था, तो इसमें हर्ज थी। तो बस जैसे पानी वगैरह खुश्क होगा, सूप ड्राई हुआ है, तो ये वाला हमारा चिकन हो गया है रेडी। अच्छा, मैंने इसके ऊपर 4 to 5 लेमन ड्रॉप्स भी डाले थे, अगर आप लोगों को पसंद हो तो डालें, मुझे अच्छे लगते हैं। खैर, ये था आज का व्लॉग। अपना और अपने साथ वालों को बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।